आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्टोग्राफी के थर्ड चैप्टर की। बेसिकली इसमें मैंने दो चीजें कंबाइंड की हैं, ऑब्जेक्टिविटी और आइडियोलॉजी। तो हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। साथ ही साथ हमारी लेक्चर की पीडीएफ आपको स्टडी ग्लोस चैनल पे तुरंत मिल जाएगी। तो कल मैंने पीडीएफ अपलोड नहीं की थी, लेकिन आज अपलोड हो जाएगी ये वाली पीडीएफ और कल वाली पीडीएफ। तो हिस्टोग्राफी में अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं? जनरलाइजेशन, कॉजेशन, और आज हम ये दोनों चीजें देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपनी दूसरी किताब पे चलेंगे। ये पहली किताब खत्म हो गई। मैंने फिर से बताया था, मेरा प्राइमरी सोर्स जो है वो इग्नू की बुक्स है और बाकी मेरी जो अपनी नॉलेज है। अब हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। हिस्ट्री में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेशन। ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेशन, क्या इसका मतलब है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यह है कि हिस्ट्री का उद्देश्य क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव, ये तो चलिए ठीक है कि हमको सब चीजें पता चलनी चाहिए, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एन हिस्टोरियन इज, मान लीजिए आप किसी भी हिस्टोरियन की किताब पढ़ रहे हैं, ही शुड बी न्यूट्रल। यूपीएससी में भी जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो यूपीएससी में आप किसी का पक्ष नहीं ले सकते, यू हैव टू रिमेन न्यूट्रल। और हिस्ट्री में भी यही होता है। द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ हिस्टोग्राफी इज टू रिमेन न्यूट्रल, डिसइंटरेस्टेड, नॉट टू जज और नॉट टू बी प्रोपेगेंडिस्ट। ठीक है, आपको कोई प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना है। देखिए, हिस्ट्री में इंटरप्रिटेशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना? देखिए, यहां पे अपने कुछ हिस्टोरियंस ने अपने बहुत अच्छे मत दिए हैं। जैसे पीटर नोविस का ये कहना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि हिस्टोरियन को न्यूट्रल, डिसइंटरेस्टेड, जज नहीं करना चाहिए और बिल्कुल प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना चाहिए। वही थॉमस हॉस्केल का कहना है कि ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रलिटी ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है यही होता है कि हिस्टोरियन को कभी भी किसी भी तरीका का प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना चाहिए, हिस्ट्री से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए, जैसे आजकल नेहरू का बहुत चल रहा है, जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि नेहरू के बारे में आजकल बहुत उल्टा सीधा बोला जाता है ना? लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, तो आपको कुछ और पता चलेगा। जितने भी प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं वो नेहरू ने स्टैब्लिश किए थे, लेकिन आजकल नैरेटिव कुछ बदला हुआ है। वहीं अगर बात करें एक्सट्रीम राइटिस्ट, क्या करेंगे? राइटिस्ट वो करेंगे जो एक्सट्रीम होते हैं, वो बेसिकली कोई भी लेफ्ट की चीज हो या कुछ भी लिबरल हो उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। यही लेफ्टिस्ट भी करेंगे। लेफ्टिस्ट बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करेंगे राइटिस्ट को या लिबरल को। तो इसीलिए बीच का रास्ता आपको निकालना होता है, आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई कम्युनिस्ट है, वो कभी भी माओ जेडोंग ने जो किया, जो बर्बरता की, या फिर जो स्टालिन ने किया, उसको अपोज नहीं करेंगे। जो एक्सट्रीम कम्युनिस्ट होते हैं, समझ रहे हैं ना, जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट होते हैं। सिमिलरली राइटिस्ट के साथ भी है, वो जो एक्सट्रीम वाले होते हैं वो कभी भी हिटलर को एक तरीके से वो उसको खत्म नहीं करेंगे। अब अगर मान लीजिए कि प्रेजेंट सिचुएशन पे मान लीजिए कि एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट की सत्ता आ गई, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वो हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई एक्सट्रीम राइट विंग आ गया तो वो भी हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश करेगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि आज से अगर 60 साल पहले 1947 के बाद इसरो बना, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बना, यह सब हमारे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मान लीजिए कि कोई एक ऐसा इंसान आ जाता सत्ता में जो ये सब नहीं चाहता कि लोगों को पता चले, उसके हिसाब से चीजें नहीं हो रही है, तो वो क्या बोलेगा? ऐसी किताबें लिखो जो इनको नलिफाई कर दे। तो क्या हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो हिस्ट्री में इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो फैक्ट है वो पता होने चाहिए, जो हुआ वही। आप समझ रहे हैं? एक तरफा हिस्ट्री हमको कभी भी नहीं पढ़नी चाहिए। इससे सोसाइटी पे असर पड़ता है, पूरी सोसाइटी बर्बाद हो जाती है। और इससे जेनोसाइड का भी जन्म होता है, नरसंहार का भी। कितने जेनोसाइड ऐसे हुए हैं आप देखिए इतिहास में। ठीक है, उसमें हिस्ट्री ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्या फैलाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, जो फैक्ट है, हिस्ट्री को कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए। इसीलिए यहां पे बहुत बढ़िया चीज बोली गई है किताब में
कि हिस्ट्री द ऑब्जेक्टिव इज टू सेपरेट नोअर एंड नोन। जो नोअर है उसको नोन से सेपरेट कर दो। मतलब जो पता है, जो आपके पास फैक्ट्स हैं और जो आप हैं, सेपरेशन होना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए। इसका मतलब जो फैक्ट है उसको फैक्ट की तरह बताएं। अगर आपने फैक्ट को मिलने से यहां पे मतलब है कि आपको जो कुछ पता है लेकिन आपके हिसाब से वो सही नहीं बैठ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने व्यूज उसमें डालेंगे, आप उसको एक नेगेटिव सेंस में देखेंगे। इनफैक्ट आप हिस्ट्री को भी बदल सकते हैं, ठीक है, हिस्ट्री को भी बदल सकते हैं। जैसे एक मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि एक बहुत बड़ा इवेंट है, उसका एक पार्ट चुरा लिया जाता है और वो आपको किताबों में, कुछ ऐसे हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लोगों ने किताबें लिखी, वो आपको बताया जाता है। जैसे ओल्ड कैम्ब्रिज अप्रोच, आप ओल्ड कैम्ब्रिज अप्रोच पढ़िए, ठीक है। अब जैसे ब्रिटिशर ने अपने आप को जस्टिफाई किया कि हमने जो भारत में रूल किया वो बिल्कुल सही था, हमने इनको मॉडर्नाइजेशन दिया, हमने इनको रेलवे दी। आप जब ओल्ड कैम्ब्रिज अप्रोच पढ़ेंगे तो उन्होंने तो बकायदा जस्टिफाई किया है। अमेरिका में जो इतने सालों तक स्लेवरी थी वो जस्टिफाइड है। उन्होंने बोला ये तो हमारा दायित्व था कि हमको काले लोगों का उद्धार करना था। हम गोरे हैं, इसलिए जहां जहां पे भी गोरे लोग नहीं है या जहां जहां गरीबी, हम वहां पे उद्धार करने गए। कॉलोनाइजेशन को, उपनिवेशवाद को यहां पे जस्टिफाई किया है। सबसे बेहतरीन एग्जांपल आप ये है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा था? बिल्कुल नहीं था। हिस्ट्री से तोड़ मरोड़ की गई है। ओल्ड कैम्ब्रिज अप्रोच ने ये बोला कि भारत में तो हमने कितना कुछ किया, लेकिन ऐसा नहीं था। भारत को तो उन्होंने बर्बाद कर दिया। हमको कैसे पता चला? जब हमारे लोगों ने किताबें लिखी, जब वीर सावरकर ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा, तब हमको पता चला ना कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हुआ क्या था। वरना तो ओल्ड कैम्ब्रिज अप्रोच ये कहता था, ब्रिटिश अप्रोच ये कहता है कि कोई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं थी 1857 में, छोटी सी लड़ाई हुई थी, सिपाही मुटिनी। लेकिन जब हमने उसको स्टडी किया तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हिस्ट्री इज टू रिमेन न्यूट्रल, डिसइंटरेस्टेड। आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको पैसे दे दिए तो आप उठा आगे फिर भर भर के बुराई करने जा रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है, वेरी रॉन्ग अप्रोच। आप समझ रहे हैं? और उसी के हिसाब से इंटरप्रिटेशन होता है। तो जो सच है, जो फैक्ट्स हैं, उसको प्रेजेंट करने पड़ेंगे। जो हुआ है वही रखो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडेटस को बोला जाता है। हेरोडोटस ने, उनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, आप देखिएगा। हेरोडोटस की बात करें तो उन्होंने जो स्पार्टा और पर्शियन के बीच में वॉर हो रहा था, पेलोपेनेसियन वॉर, और उसके बाद जो वॉर हुए थे, ठीक है, वो उन्होंने बहुत अच्छे से यहां पे क्या कहते हैं कि बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया। बैटल ऑफ प्लाटे, बैटल ऑफ सलामिस, बहुत अच्छे से। वही जो 300 जिसमें मूवी बनी थी। बट उसमें एक हमेशा ये सवाल उठता है कि उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के पर्शिया को क्रिटिसाइज किया है। आपने मूवी में देखा होगा, बट एक्चुअली में ये पॉसिबल नहीं है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या वो न्यूट्रल रहे? शायद नहीं। क्रिटिसिज्म होता उनका कि जितना इन्होंने पर्शियन को बुरा बताया है उतना नहीं था, क्योंकि हमने कैमरे नहीं लगाए हुए थे उस समय। आज से 2000 साल पहले, 1500 साल पहले हमको नहीं पता। हो सकता है हिस्ट्री चेंज की गई हो सकता है उन्होंने अपने हिसाब से लिखा हो। तो इसीलिए तो कहते हैं ना, हिस्ट्री इज अनसर्टेन। सो द प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोग्राफी इन द वेस्ट इज टू रिमेन न्यूट्रल। हालांकि यहां पे थॉमस हेस्केल, एक और हिस्टोरियन है, वो बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी ये दो अलग अलग चीजें हैं। समझ रहे हैं? 19th सेंचुरी में तो भूल जाइए, बिल्कुल सही बात भी है उनका, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। इंटरप्रिटेशन हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझे। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसी को हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं और हम देखते हैं कि इनके क्रिटिक कौन कौन से हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिविटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। देखिए, अगर ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो ये तो हिस्टोरियन जो है बहुत टाइम से हिस्ट्री को बताते आ रहे हैं। हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं। उन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को स्टडी करते करते जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, वो डेटा को कलेक्ट करते हैं। हेरोडेटस के, अभी मैंने हेरोडेटस का आपको एग्जांपल दिया था, सबसे पहले हिस्टोरियन, सबसे नोन हिस्टोरियन, ठीक है, ग्रीस से थे वो। तो उन्होंने ये जितने भी वॉर्स थे आज से 2500 साल पहले, सबको रिकॉर्ड किया उन्होंने, सबके बारे में लिखा जो उनको पता चला। अब उनका भी तरीका कमाल था। देखिए, एक चीज तो आप मानते हैं ना कि ये हिस्ट्री जो है, ये 5000 साल 6000 साल पहले की जो इतिहास है, ये हर जगह लिखा नहीं है। कुछ होता है कि कुछ कहानियों पे भी आधारित है। जैसे मान लीजिए हेरोडोटस क्या करते थे, वो पूरा ग्रीक आइलैंड, इटली आइलैंड घूमे, उन्होंने लोगों से बात की
क्या हुआ था, कुछ वॉर्स को भी उन्होंने अपने सामने देखा। आप समझ रहे हैं, कुछ चीजें लिखी नहीं होती हैं, कुछ चीजें हमको कॉमन सेंस, ये मैंने आपको कॉजेशन में बताया था, कभी कभी हम अपने कॉमन सेंस और एक्सपीरियंस भी यूज करते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री पूरी तरीके से हमको कभी भी पूरी तरीके से पता नहीं चल पाएगा कि ऐसे 2000 साल पहले क्या हुआ, लेकिन हाँ, जब जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जैसे आज से 200-300 साल पहले से 200-300 क्या साल, मतलब 500-600 साल पहले से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने लगा, हर एक इवेंट का बहुत अच्छा विवरण दिया है, तो हम वो उससे काफी कुछ कंपेयर कर सकते हैं। इसीलिए एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आप देखेंगे तो ज्यादा सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हिस्ट्री आगे बढ़ती है वैसे वैसे हमको सोर्सेज की भरमार मिलती है। आप समझ रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी नई ब्रांचेस भी हिस्ट्री, फिर देखिए सारी ब्रांचेस एक्चुअली में हिस्ट्री से ही निकली हैं। यहां पे ऑगस्ट कॉम्टे जो कि फाउंडर है सोशियोलॉजी के, जिन्होंने पॉजिटिविज्म को बड़ा, पॉजिटिविज्म क्या होता है, पॉजिटिविज्म आपने सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा। पॉजिटिविज्म का मतलब यह है कि साइंटिफिक स्टडी, फैक्ट्स के हिसाब से, जो फैक्ट है वैसे ही स्टडी करो। जिस तरीके से साइंस में जो एटम है, जो मैटर है, मैटर एटम से बना है, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो बिल्कुल साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। जिस तरीके से हम नेचुरल साइंसेस को पढ़ते हैं उसी तरीके से हमको सोसाइटी को भी पढ़ना चाहिए। ये ऑगस्ट कॉम्टे ने बताया था। ऑगस्ट कॉम्टे ने बोला था, ऑगस्ट कॉम्टे अर्ली डेवलपमेंट, ये जो ऑब्जेक्टिविटी का अर्ली डेवलपमेंट है, इसमें बहुत बड़ा योगदान है उनका। उन्होंने बोला था कि 3 स्टेजेस होती हैं, हमने 3 स्टेजेस झेली है। एक तो हमारी थियोलॉजिकल स्टेज, जो कि फिक्टिशियस स्टेज है। थियोलॉजिकल स्टेज मतलब क्या, जब धर्म का पूरा रूल चलता था, जब चर्चेस का पूरा रूल चलता था, 1000-1500 सालों तक ये हुआ है। आप धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। धरती गोल है नहीं, धरती चौकोर है। धर्म अगर धरती चौकोर बोल रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा। बीमारी आपको किसी वायरस से नहीं हुई, धर्म कहता था कि भगवान का प्रकोप है, तो आपको मानना पड़ेगा। ये थियोलॉजिकल स्टेज थी, धार्मिक स्टेज जिसको बोलते हैं। और ये हम उस समय हम बच्चे थे। यहां पे ऑगस्ट कॉम्टे ने जिस तरीके से एक बच्चा, एक जीवन होता है ना, उसी तरीके से हमारे हिस्टोरिकल स्टेज को दिखाया है कि पहले हिस्ट्री जिस तरीके से बताई जाती तो बहुत ही इमेच्योर थी, है ना। तो पहले हम बच्चे थे, उसके बाद हम एक स्टेज और आगे बढ़े, मेटाफिजिकल स्टेज जिसको बोला जाता है। ये ट्रांजिशनल फेज था। अब इस इंसान जो है वो रिनेसा के पीरियड में चला गया था। इंसान को चीजें पता होने लगी थी, लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था। बीमारी होती है, धर्म की वजह से तो नहीं होती है, इतना पता है। किसकी वजह से होती है ये नहीं पता है। ठीक है, धरती गोल है, बिल्कुल है, लेकिन क्या प्लैनेट्स का क्या सिस्टम है, वो प्रॉपर तरीके से उसका रीजन हमको नहीं मिल पाया। वो था मेटाफिजिकल स्टेज। और लास्ट स्टेज हमारी पॉजिटिव स्टेज, जब हम पूरी तरीके से मैच्योर हो गए, जब ह्यूमन काइंड पूरी तरीके से मैच्योर हो गया, जो आज की हमारी स्टेज है। हम एक एक चीज का, कोरोना वायरस का भी सब कुछ हमको पता है, इतनी बढ़िया रिसर्च होती है। आज ये वाली एज हमारी गोल्डन एज है। इसमें बहुत सारी डिबेट्स हैं, हम उसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ते हैं। बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं कि गोल्डन एज कैसे है, धरती बर्बाद होती जा रही है, गरीबी इतनी है, लेकिन फिलहाल नॉलेज की बात करें तो हम गोल्डन एज में हैं। मैं यहां पे घर बैठे बैठे आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूं, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपको, इनफैक्ट पहले क्या, भी 10-15 साल पहले ही चले जाइए, यूपीएससी की तैयारी बहुत मुश्किल होती थी, और तब सवाल इतने टफ भी नहीं आते थे, लेकिन तब आपको बहुत ज्यादा मुश्किल जद्दोजहद करनी पड़ती थी, बड़े शहर जाना पड़ता था, कोचिंग्स करनी पड़ती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बिना कोचिंग के आसानी से, यूट्यूब है, इतनी सारी चीजें हैं, घर बैठे आप कोर्स मंगा लीजिए, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। किताबें हैं, किताबें नेट पे अवेलेबल हैं, इंटरनेट है, बहुत बढ़िया है। तो ये हमारी प्रॉपर पॉजिटिव स्टेजेस को बोला गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पे ऑब्जेक्टिविटी में कुछ क्रिटिक भी है, कुछ प्रॉब्लम भी है। लेटर जो हिस्टोरियंस, उन्होंने बोला कि यार ये हिस्ट्री एक्चुअली में जो ऑब्जेक्टिव है उसको तो पानी पारी हिस्ट्री जो है, हिस्ट्रियोग्राफी के जो ऑब्जेक्टिव है, मैंने अभी आपको बताया न्यूट्रल रहना, लेकिन नहीं है। यहां पे हिस्ट्री को, जैसे साइंस को हम स्टडी करते हैं ना फैक्ट बेस्ड, वैसे ही हिस्ट्री को स्टडी करनी चाहिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, 18th-19th सेंचुरी आते आते बहुत सारे हिस्टोरियंस ने यह बोला हिस्ट्री एक कहानी हो गई है, बस हिस्ट्री नेचुरल साइंस नहीं है। ठीक है, स्टोरीज हैं, बस कहानियां हैं। हिस्ट्री एक लिटरेचर की तरह है, हिस्ट्री इज क्लोजर टू लिटरेचर देन टू साइंस। बहुत सारे हिस्टोरियन ने अपने हिसाब से थोड़ा मसाला लगा के चीजों को बताया है, कहानियों की तरह। फैक्ट्स है ही नहीं। साइंस मतलब फैक्ट, एक्सपेरिमेंट, लेकिन हिस्ट्री में ऐसा कुछ है ही नहीं। आज अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत जगह आपको कुछ अजीबोगरीब चीजें मिलेगी। इनफैक्ट आप
जैसे अर्ली हिस्टोरियंस में पोएट्स आप देखें, तो अगर पोएट्स की बात करें तो उन्होंने अकबर को ऐसा कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हिस्ट्री इज मच रिलेटेड टू स्टोरी, कहानियां, समझ रहे हैं? ये ऑब्जेक्टिविटी के क्रिटिक्स हैं, क्रिटिसाइज किया जाता है ऑब्जेक्टिविटी को इस बेसिस पे, समझ रहे हैं? तीन तरीके के क्रिटिक्स हैं, तीन बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो कंस्ट्रेंट्स ऑफ एविडेंस, जो हमारे पास एविडेंस है तो बहुत ही कम है, ठीक है, जो फैक्ट्स है वो कम है। आपको भले ही लगता होगा दोस्तों, लेकिन आप अपने जीवन में देखिए, एक इंसान जो है, अगर अभी हम बात करें तो 69 एवरेज एज है, 70 साल तक एक इंसान जीता है, ठीक है। एक समय पे दोस्तों आपको बता दूं, इंसान 35 साल, 30 से 35 साल जीता था, एवरेज एज इतनी थी, ठीक है। एक समय पे क्या, अभी 500-600 साल पहले की ही बात कर रहा हूं, लेकिन एक 70 साल का जो पूरा जीवन होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। 70 साल में बहुत कुछ हुआ है, हर साल कुछ ना कुछ होता है। अब आप उस कंटेक्स्ट में देखिए तो आपके पास एविडेंस कितना कम है। यहां हम 70 सालों के नहीं, हम 5000-6000 सालों की बात कर रहे हैं, तो कितना एविडेंस कम है हमारे पास। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब एविडेंस कम होगा तो यहां पे न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगी, फैक्ट्स कम होगा तो जो हिस्टोरियंस है वो अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो रियलिटी हमको पता नहीं चलेगी। जैसे यहां पे बहुत बड़े बड़े जो फिलोसफर्स थे, इमैनुअल कांत है, जो जर्मन फिलोसफर्स थे, और भी, ठीक है, उन्होंने फैक्ट को कहा कुछ, उन्होंने तो बेसिकली यहां पे लोगों के कॉन्साइंस के बारे में बात की, ठीक है, रियलिटी को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई। तो हम एक तरीके से अगर कंस्ट्रेंट ऑफ एविडेंस होगा तो हमेशा हम जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उससे हम डिविएट करेंगे। तो ये एक क्रिटिसाइज ऑब्जेक्टिविटी को किया जाता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है हिस्ट्री में कभी मीट हो ही नहीं पाता, ठीक है। साइंस और हिस्ट्री के बीच में फंडामेंटल डिस्टिंक्शन है, लेकिन आज हिस्ट्री ऐसे लिखी जा रही है, 1920 सेंचुरी में हिस्ट्री को प्रेजेंट को देख के हिस्ट्री लिखी जाती है। मैंने बताया ना, जैसे प्रेजेंट में जो चल रहा है, अगर कोई सरकार, कोई एक्सट्रीम राइटिस्ट सरकार आ गई, वो बोलेगा कि पिछली वाली हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करो, तो हिस्टोरियन उसी हिसाब से लिखेगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं फिलहाल नहीं दूंगा, ज्यादा पॉलिटिकल में नहीं होना चाहता। ऐसा हुआ हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, क्योंकि उनके लिए दिक्कत है ना, उनका काम प्रोपेगेंडा चला के चलता है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बहुत सारे लोग भी करते हैं जिनके पास ताकत होती है। वो अगर चाहते हैं कि इतिहास का ये काला पन्ना मिटा दिया जाए, कल को मान लीजिए अफ्रीका एक हो जाता है और अफ्रीका में एक ऐसा तानाशाह आ जाता है, वो बोलता है कि जितना भी जेनोसाइड, हमारे आगे वाली जनरेशन इतिहास को ऐसे देखे कि बहुत ही बड़ा इतिहास रहा, बहुत ही अफ्रीका का ग्लोरीफाइंग इतिहास रहा। ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ मिटाया जा सकता है, इतिहास को नए तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। आज से 1000 साल बाद जो जनरेशन आएगी, वो तो 1000 साल पहले के आज के इतिहास को, अफ्रीका को देखेगी, तो उनको ये लगेगा कि अफ्रीका में कोई सिविल वॉर था ही नहीं, सब कुछ मिटाया जा सकता है। अब आज तो वैसे मुश्किल है, क्योंकि अब तो वीडियोग्राफी होने लगी है, बता रहा हूं मैं आपको, एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो एविडेंस का कंस्ट्रेंट भी इसका एक यहां पे क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। फिर आपका कल्चरल रिलेटिविज्म है ना। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि आजकल का जो गोल है, हिस्टोरियंस का जो गोल हुआ है, वो जो प्रेजेंट में क्या नॉलेज है, ठीक है, आज के इर्द गिर्द, आज के समाज में इर्द गिर्द क्या घूमता है, उसी को ही लिखेंगे। फैक्ट को यहां पे ज्यादा पेश नहीं किया जाता। उस समय की बात क्या थी, देखिए, हिस्टोरियन जो होते हैं ना, वो अपने अपने हिसाब से जीते हैं। जैसे पहले के हिस्टोरियन, तब वॉर का समय था, हमेशा हर जगह युद्ध हो रहा था। आप एक राइटर हैं तो आपके जो समाज में इर्द गिर्द होगा, अगर आपका समाज बहुत ही क्योटिक है, वॉर हो रहा है, वायलेंस है, तो आप उस हिसाब से लिखेंगे। लेकिन अगर आपका समाज शांत है तो उस हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। इसमें थॉमस हॉब्स का बहुत ही बढ़िया सबसे बेस्ट एग्जांपल है। थॉमस हॉब्स ने, जो इंग्लैंड में उस समय वॉर हो रहे थे, ठीक है, 1650 की बात है, वॉर्स ऑफ 3 किंगडम्स, सब, तो उन्होंने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या की। उन्होंने उस समय सरकार को ज्यादा ताकत दी, लोग बिल्कुल निरंकुश हो गया, राजा निरंकुश हो गया, तो सरकार को उन्होंने ज्यादा ताकत दी। लेकिन उसके बाद जो यहां पे सोशियोलॉजिस्ट आए, सॉरी पॉलिटिकल थिंकर आए, जॉन लॉक, जिनको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जिन्होंने प्रॉपर्टी का तो क्या जबरदस्त व्याख्या की है, उन्होंने अपने हिसाब से बताया, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में शांति थी। थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक को अगर आप कंपेयर करेंगे तो थॉमस हॉब्स ने, जहां पे दोनों ने ही डेमोक्रेसी को ज्यादा, वो एक तरीके से नींव रखी, लेकिन थॉमस हॉब्स पहले आए। थॉमस हॉब्स एक ऐसे समय में जी रहे थे जब इंग्लैंड में हर तरफ युद्ध था,
हर तरफ एनार्की थी, कोई इससे लड़ रहा है, कोई इसको मार रहा है, उसको काट रहा है, लोग बिल्कुल निरंकुश। तो थॉमस हॉब्स ने बोला ये सही नहीं है, सरकार को ताकत होनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए लोगों को, लेकिन सरकार के पास ताकत हो। जॉन लॉक ने बोला कि ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये, जनता सर्वे सर्वा है, और जनता को यह अधिकार है कि अगर सरकार निरंकुश हो तो जनता विद्रोह कर दे। लेकिन ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद हुआ, 1688 के बाद हुआ, क्योंकि जॉन लॉक का समय बहुत ही शांति प्रिय था। वो एक ऐसे समाज को देख रहे थे जहां पे लोगों को ज्यादा ताकत मिलनी चाहिए। जॉन लॉक ने तो ये तक कह दिया कि प्रॉपर्टी जो है वो इंसान का फंडामेंटल राइट है, नेचुरल है। नेचुरल लॉ बहुत अच्छे से जॉन लॉक ने समझा है। एक इंसान अपनी मेहनत से पूरी जिंदगी भर वो प्रॉपर्टी जुटाता है, तो सरकार का अधिकार नहीं है कि उसे प्रॉपर्टी ले ले। पहले ऐसा होता था, ठीक है, चाहे राजा हो चाहे सरकारें हो, वो प्रॉपर्टी छीन लेती थी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यानी कि जो हिस्ट्री लिखी जाती है, जो चीजें लिखी जाती है ना, इर्द गिर्द समाज में क्या हो रहा है उस हिसाब से लिखी जाती है, फैक्ट बेसिस पे इतना नहीं होता है, ये आप समझे। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लैंग्वेज की। देखिए लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अच्छा, कल्चरल रिलेटिविज्म पे पहले हम आते हैं, लैंग्वेज की इसके बाद बात करेंगे। कल्चरल रिलेटिविज्म की बात करें दोस्तों, तो देखिए कल्चरल रिलेटिविज्म मतलब क्या है कि बहुत सारे हिस्टोरियंस अपने कल्चर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, उस हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे सोलर इक्लिप्स, हमारे सूर्य ग्रहण को बहुत ही मतलब उसमें हालांकि उसका साइंटिफिक रीजन है, लेकिन बहुत सारी चीजें मानी जाती हैं कि इससे ऐसे ग्रह होते हैं, और वो हालांकि एस्ट्रोलॉजी में मैं बिलीव करता हूं, ठीक है, वो भी साइंटिफिक है, लेकिन कुछ चीजें मुझे थोड़ा सा इलॉजिकल लगती हैं, लेकिन यहां पे हिस्टोरियन उस हिसाब से लिखेंगे। कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं कि हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है। हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है फैक्ट्स रखना, लेकिन एक क्रिटिसिज्म ये भी होता है ऑब्जेक्टिविटी का, अगर हिस्ट्री की बात करें, कि यहां पे हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव पूरे ही नहीं होते, क्योंकि हिस्टोरियंस जो है अपने कल्चर में बहुत ज्यादा होते हैं, अपने कल्चर के हिसाब से लिखते हैं, वो उनका कल्चर कैसा रहा है। अफ्रीका में अगर कोई राइटर है तो वो उसके कल्चर के हिसाब से लिखेगा, फैक्ट्स को इतना नहीं लिखेगा, आप समझ रहे हैं। और उसके बाद आपकी लैंग्वेज आ जाती है कि आपकी लैंग्वेज क्या है, पोस्ट मॉडर्न टर्न क्या हुआ, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज में दोस्तों आप शब्दों से ही समझते हैं, लेकिन कभी कभी एक शब्दों के 50 मीनिंग निकलते हैं, यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या लिखना चाहता है राइटर जो है वो लिखो, समझाओ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक लैंग्वेज के बहुत सारे शब्द, बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं, यह भी क्रिटिसिज्म किया जाता है, आप समझ रहे हैं। तो यह चीज है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आइडियोलॉजी की। आइडियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइडियोलॉजी की बात करें तो क्या है आइडियोलॉजी? व्यूज, बिलीव्स, आइडियाज। हिस्ट्री जो है पास्ट, ये एन होगा, आई एम सॉरी, प्रेजेंट और फ्यूचर को एम्ब्रेस करती है। हिस्ट्री में आइडियोलॉजी की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है। देखिए डिफरेंट आइडियोलॉजिकल फेजेस है हमारे यहां, और अगर हम आइडियोलॉजी को समझेंगे, इतिहास को आइडियोलॉजीज ने ही तो फ्रेम किया है। जैसे प्री हिस्ट्री की बात करें, प्री हिस्ट्री में क्या आइडियोलॉजी चलती थी? ना कोई धर्म था, ना कुछ था, कोई धर्म नहीं था। यार स्पेलिंग बड़ी गलत होने लगी यहां पे, अरे यार यहां पे RELI होगा, ठीक है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। रिलीजन की अगर बात करें तो RE यहां पे LI होगा, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है। एनीवे कोई नहीं, इतना छोटा छोटा चलिए चलता है। तो अगर हम बात करते हैं प्री हिस्ट्री की, तो उस समय कोई धर्म नहीं था, लोग खाली जीने के, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, खाली जीने के लिए शिकार करते थे, उनको बस खाना चाहिए था और सब कुछ बढ़िया था। नो आइडियोलॉजी, सिर्फ नेचर के हिसाब से चीजें चलती थी, उनके लिए नेचर ही आइडियोलॉजिकल था। लेकिन फिर वक्त आगे बढ़ता है, और उसमें हम ये देखते हैं जब वक्त आगे बढ़ा तो धर्म आया, जुडाइज्म आया। अगर धर्म की बात करें तो धर्म भी एक है हमारा इब्राहिमिक रिलीजन, एक है हमारा नॉन इब्राहिमिक रिलीजन। इब्राहिमिक रिलीजन जिनके कॉमन एंसेस्टर इब्राहिम है, उसमें सबसे पहले आपका जुडाइज्म आता है, ठीक है। सेकंड आपका क्रिश्चियनिटी आता है, और थर्ड आपका इस्लाम आता है। इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद लास्ट मैसेंजर थे। अब ये सब मैंने कवर किया है, आप देख लीजिएगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। नॉन इब्राहिमिक रिलीजन में जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म आ गए। सनातन धर्म जिसको हम बोलते हैं, हिंदू जो है, हिंदू शब्द जो है, क्योंकि हिमालय और सिंधु और जो हमारा इंडियन ओशन है, ठीक है, उसके बेसिस पे ये नाम पड़ा। एक्चुअली में हमारा नाम तो सनातन है, हम सनातनी है, सनातन धर्म है, ठीक है। तो रिलीजन जो है, ये एक रिलीजियस फेस आया। अब रिलीजन फेस ऐसा था कि इसमें क्रिश्चियनिटी का उदय हुआ, जीसस को क्रूसिफाई किया, फिर क्रिश्चियनिटी फैली,
पूरे यूरोप में फैली, अलग आइडियोलॉजी हुई। उस समय सब कुछ भगवान के ऊपर माना जाता था, राजा तक को धर्म की जरूरत पड़ती थी, पोप की जरूरत पड़ती थी। पोप इतना ज्यादा ताकतवर, धर्म इतना ज्यादा ताकतवर हुआ था, धर्म के खिलाफ, चर्च के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो हेरेसी होगी। और ये पूरी दुनिया में चल रहा था, भारत में भी। हालांकि भारत में फिर भी हालत बहुत ठीक थी, है ना, भारत में फिर भी काफी बेटर हालात थे, लेकिन फिर भी रिलीजन हर जगह था, धर्म हर जगह, धर्म के नाम पे कितना लोगों को मारा गया, ठीक है, बहुत दिक्कतें हुई। फिर आता है आपका रेनेसा फेस। रेनेसा ये मैंने कवर किया है, ये सब मैंने पता है दोस्तों, आप देख लीजिएगा जितनी भी चीजें हैं। रेनेसा आता है, पुनर्जागरण। जब धर्म का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हो गया तो लोग जागृत होने लगे, बड़े बड़े फिलोसोफर आए, इमैनुअल कांत हो गए, आपके रूसो हो गए, वोल्टायर हो गए, फ्रेडरिक नीश हो गए, लियोनार्डो डा विंची साइंटिस्ट, साइंस का उदय हुआ, न्यूटन हो गए, ये सब आए, इन्होंने लोगों की चेतनाओं को जगाया कि धर्म सबसे बड़ा नहीं, तुम सबसे बड़े हो। और फिर हिस्ट्री बदली। आप देखिए आइडियोलॉजी का कैसे, आइडियोलॉजी की ही वजह से तो क्रांति आई है। जब धर्म का हद से ज्यादा कंट्रोल हो गया तो रेवोल्यूशन आ गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे पहला था, फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन मैंने पूरा कवर किया, आप देखिएगा। फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आया उसमें धार्मिक एंगल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राजा और धर्म साथ में मिलकर चलते थे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में तो सबसे पहले तो धर्म, जितने भी जो पादरी थे उनको मारना शुरू किया एक लाइन से, जो कि गलत था, वायलेंस गलत है। तो आइडियोलॉजी की वजह से क्रांतियां आती हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कैपिटलिज्म को उदय दिया। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन लिख दी 1776 में, जिन्होंने लेसे फेयर की, इनविजिबल हैंड की थ्योरी दी, फ्री मार्केट की, जो प्रोडक्ट है उनको मार्केट पे ही छोड़ दो, सरकार को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, फ्री मार्केट की थ्योरी दी। कैपिटलिज्म ने फिर बहुत दिक्कतें की, कैपिटलिज्म ने यहां पे लेबर्स जो थे उनको बंधुआ मजदूर बना दिया, 24-24 घंटे काम होता था। अब कैपिटलिज्म को काउंटर किया मार्क्सिज्म ने, कम्युनिज्म आया। फिर कम्युनिज्म आया तो कैपिटलिज्म को बोला कि कैपिटलिज्म अपने आप को जस्टिफाई करता था कि हमने तो सब कुछ दिया, हमने तो आपको खाने को दिया। माल्थूजियन थ्योरी आई, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन कम्युनिज्म ने क्या बोला कि आप जो कर रहे हैं वो तो गलत है। सरप्लस प्रॉफिट, सरप्लस वैल्यू का यहां पे कंसेप्ट आया। मार्क्स ने क्या बोला, मार्क्स ने बोला कि कैपिटलिज्म क्या करता है, कैपिटलिज्म पूरी तरीके से नेगेटिव है, अनइक्वालिटी बढ़ती है, ठीक है। यहां पे सर्वहारा को अपनी ताकत चाहिए, सर्वहारा जो है वो अपनी डिक्टेटरशिप चलाएं, और ये तभी होगा जब हम क्रांति करेंगे। तो रशिया में रेवोल्यूशन आ गया। तो आइडियोलॉजी से हिस्ट्री चेंज हो रही है, आप देख रहे हैं। सोशलिज्म का कंसेप्ट आया, भारत सोशलिस्ट कंट्री बना, गांधी जी आए, गांधी जी ने बोला सब जगह इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, सबको मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर किसी को सब कुछ मिलना चाहिए। मतलब 50 अगर लोग हैं तो जो रिसोर्सेज है 50 लोगों में इक्वली बांटो। आप समझ रहे हैं, कम्युनिज्म सोशलिज्म से ही निकला है। कम्युनिज्म, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, इस पे मेरा सेपरेट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री, आइडियोलॉजी ने हिस्ट्री को बदल दिया है। जहां कट्टरता थी, जैसे कुछ इस्लामिक कंट्री, ईरान में रेवोल्यूशन है 1979 में, वो कट्टर देश हो गया। और जहां कट्टरता आएगी, चाहे वो राइटिस्ट हो चाहे लेफ्टिस्ट हो, वहां डेवलपमेंट नहीं होगा। मिडिल ईस्ट कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, तेल मिलता है जिसकी वजह से बहुत अमीर है वो, अगर तेल नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल होती। अफगानिस्तान में आप देखिए, अफगानिस्तान और सोमालिया एक फेल्ड स्टेट है। अफगानिस्तान में 80 to 90% इलिटरेसी है। आप समझ सकते हैं, जहां पे कट्टरता आएगी वहां पे दिक्कतें होंगी। तो आइडियोलॉजीज ने, जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज है, उन्होंने भी हिस्ट्री को चेंज किया, हिस्ट्री को फ्रेम किया है। तो हिस्ट्री में आइडियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, ये आप समझे। ये लेक्चर था दोस्तों, मैंने सब कुछ आपको बहुत अच्छे से आपको बता दिया। आई होप इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसकी पीडीएफ हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगी, जो स्टडी ग्लोज है टेलीग्राम पे, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ दोस्तों शुक्रिया कहना चाहूंगा, 32,000 सब्सक्राइबर हो रहे हैं, आप बहुत जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। और शेयर करिए दोस्तों, लेक्चर को जितना हो सके शेयर करें। मैं चाहता हूं कि देखिए सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमारा परिवार बढ़ेगा, तो और ज्यादा मन करता है काम करने का, हमारे लिए मोटिवेशन है ये। आप समझ रहे हैं, चैनल पे सब कुछ फ्री है, बहुत कुछ मैंने कवर किया है, वो सब बिल्कुल हाई क्वालिटी कंटेंट है, आप ले सकते हैं। तो फिलहाल ये लेक्चर था। अब हम कल बात करेंगे, ये तो चलिए हिस्टोग्राफी का हमने बेसिक देख लिया, अब हम कल प्री मॉडर्न टेक्निक्स पे आएंगे।
जिसमें हम ग्रीस के बारे में बात करेंगे, रोम के बारे में बात करेंगे, इंडिया के बारे में बात करेंगे। ये 3 दिन तक चलेगा। हिस्टोग्राफी जहां तक है, ये पूरा मॉड्यूल मैं 10-15 दिन में खत्म करूंगा। नहीं, 10-15 नहीं, थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, मे बी 10 अगस्त तक। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।